हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। पावर में नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये एक्चुअली मैंने लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें मैंने बता दिया था ये, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। उसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, आप खुद करके देख लेना। मैं लास्ट क्वेश्चन में एक्चुअली कराया भी हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो उसे। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P²/2m। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और इससे रिलेटेड कुछ ग्राफ्स हमसे पूछे जा सकते हैं। कुछ ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, जैसे ग्राफ between kinetic energy and momentum for constant mass। तो इस केस के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे k = P²/2m ये फॉर्मूला है। मास कांस्टेंट है तो k प्रोपोर्शनल P², ये रिलेशन आ जाएगा। एंड दिस रिलेशन शोज पैराबोलिक ग्राफ। तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो पैराबोलिक होगा। सपोज ये y एक्सिस काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, x एक्सिस मोमेंटम शो कर रहा है। तो ग्राफ जो पैराबोला का माउथ होता है वो कम पावर के साइड में बनता है। पावर कम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर है, तो माउथ पैराबोला का काइनेटिक एनर्जी की साइड बनेगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। सेकंड, ग्राफ between mass and momentum for constant काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ें इसी फॉर्मूले में आती हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P²/2m। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो P² प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो अगेन पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए, और पैराबोलिक ग्राफ है। मास की साइड पावर कम है, तो जो माउथ बनेगा ग्राफ का वो मास की साइड होगा। सपोज ये मास की साइड है, ये मोमेंटम। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट, थर्ड, ग्राफ between kinetic energy and mass for constant momentum। अगेन फॉर्मूला है k = P²/2m और मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, तो k प्रोपोर्शनल 1/m। तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन जो है वो पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है। इन्वर्स रिलेशन हाइपरबोला ग्राफ शो करता है। सो ग्राफ यहाँ पे हाइपरबोलिक होगा। सपोज ये काइनेटिक एनर्जी की साइड है और ये मास की साइड है, देन ग्राफ विल बी लाइक दिस, हाइपरबोलिक। नेगेटिव में भी बनाएंगे तो नेगेटिव का थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ है। अगर इसको कंपेयर करें हम नॉर्मल दो और ग्राफ बना के, मैं इसका कंपैरिजन बताता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी और मास का मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे। अगर काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ हम दोबारा बनाएं, बट फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, तो उस केस में फॉर्मूला ये यूज़ होगा, 12mv² एंड v कांस्टेंट देन k प्रोपोर्शनल टू m, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस केस में ग्राफ ये बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और ऐसे ही अगर मोमेंटम और स्पीड का ग्राफ बनाए, और मोमेंटम और मास का ग्राफ हमने बनाया था, हाँ मोमेंटम और मास का ग्राफ बनाए, ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास फॉर कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा P = mv एंड P प्रोपोर्शनल टू m, अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो हमें जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हम ऐसा फॉर्मूला में चाहिए होता है जिसमें जो दो चीज़ों के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं वो दो सिंबल्स भी आते हों, और उसके अलावा जो कुछ भी आता हो वो सब कांस्टेंट हो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, सो ये हमें वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन बताती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वर्क और एनर्जी मैथमेटिकली सेम चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन में भी लिख देता हूँ उसे। दिस स्टेटमेंट स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम और प्रिंसिपल,
the work done by net force in displacing a body is equal to change in kinetic energy of the body. ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है. अब इसका क्या यूज़ है, कैसे, पहले इसको प्रूव करके देखते हैं. इसका प्रूफ क्या होगा. फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है ma होता है और w का फॉर्मूला fs और d, अगर उसे डिफरेंशियल टर्म में लिखें तो fds, और f का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो mads हो जाएगा. एंड ads इक्वल्स टू vdv. बेसिकली ये वही डेरिवेशन है जो हमने काइनेटिक एनर्जी में किया था. सो dw इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा mvdv इंटीग्रेशन यू इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी. सो ये हो गया dw का जो है ये वर्क डन का जो है ये 0 से w है सपोज वर्क डन. सो ये हो गया w दिस साइड और यहाँ पे m v स्क्वायर अपॉन 2 u से v, हैंस एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ पे एम वी स्क्वायर वी फाइनल स्पीड है तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है और यू इनिशियल स्पीड है तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. हैंस डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया के फाइनल माइनस के इनिशियल यानी डेल्टा के. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली. तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में. एक मैं क्वेश्चन करा के देखता हूँ इस पर. सपोज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स that would stop a car weighing 600 kg in a distance of 25 meter if initial speed was 18 किलोमीटर पर आवर. ओके, ट्राई करते हैं इसे. सो हमें यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है. इनिशियल स्पीड यानी u इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. फाइनली हमें इसे रोकना है तो फाइनल स्पीड इज़ 0. इक्वेशन नंबर 2. फ्रिक्शनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस जो कवर की है वो 25 मीटर है और मास हमें दिया हुआ है 600 kg. सो W इक्वल्स टू बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, यानी जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है फाइनल की माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की. दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. वी की वैल्यू 0 है तो ये हाफ एम वी स्क्वायर 0 हो गया. W का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट S इक्वल्स टू -1/2. मास की वैल्यू है 600 और स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड देन 5 स्क्वायर. तो ये हो गया F इंटू S25 -1/2 600 इंटू 25. हैंस फ्रिक्शनल फोर्स आ गया -300 न्यूटन. फ्रिक्शनल फोर्स हो गया यहाँ पे -300 न्यूटन. ये इसका आंसर है इस केस का. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. ये हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में सारी बातें कर ली हैं. अब नेक्स्ट टाइप की एनर्जी थी हमारे पास, सेकंड टाइप की एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. तो सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो पहले मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या होता है. जब भी हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं, जैसे सपोज हमने एक स्प्रिंग को लिया और उसको एक्सटेंड किया, तो उसको एक्सटेंड करने में हमको अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी. तो हमारी एनर्जी उसमें हमारी जो टोटल एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और जो एनर्जी कम हुई है वो निकल के वर्क डन के फॉर्म में गई है और वो जो वर्क डन की एनर्जी है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जब भी हम किसी सिस्टम पे वर्क करते हैं तो हमारा जो वर्क की एनर्जी होती है वो सिस्टम में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. तो आप स्प्रिंग के एग्जांपल से समझ सकते हो, या सपोज़ आपने
एक मोटर को यूज़ किया, मोटर ने अपनी वर्क डन से एनर्जी से पानी को ऊपर टंकी में भेजा, तो उस टैंकर में जो पानी गया है उस पानी को ऊपर ले जाने में हमने वर्क डन किया है बाय मशीन, बाय मोटर। तो वो जो वर्क डन की सारी एनर्जी है वो उस पानी के अंदर स्टोर हो जाएगी एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं टू गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एज द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द टैप। तो जब टैप से पानी बाहर निकलता है तो उसके पास स्पीड होती है पानी के पास, बिना मोटर के वहाँ से स्पीड से पानी निकलता है। तो वो जो स्पीड से पानी निकल रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी है पानी की। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है उस काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारी जो वो पानी की काइनेटिक एनर्जी है जो इनिशियली हमने वर्क किया था पानी को ऊपर भेजने में, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर फिर कन्वर्ट होकर हमारे पास वापस आ रही है। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ये है दैट इफ़ वी डू वर्क ऑन अ सिस्टम, द एनर्जी ऑफ दिस वर्क कंसनट्रेट ऑन द इन द सिस्टम एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कई टाइप की हो सकती है, फिर डिपेंडिंग ऑन किस फोर्स के अगेंस्ट या उसके साथ हम वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम जनरली यू से शो करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज the energy possessed by a body or a system by virtue of its position or configuration ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। अब पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने पानी वाले एग्जांपल में बताया, हम पानी को टैंक में भेजते हैं तो टैंक एक हाइट पर होता है, इसका मतलब पानी एक हाइट पर जा रहा है। तो हाइट का मतलब उस पानी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस पोजीशन चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई है। सिमिलरली जब हम स्प्रिंग को चेंज करते हैं, स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग का जो शेप है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होती है। तो उस शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से वहाँ पे जो यहाँ पे हम शेप भी लिख सकते हैं, वो जो एनर्जी स्टोर हो रही है दैट एनर्जी इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, आवर बॉडी कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड इनटू हीट एंड वर्क। सेकंड, water in a tank contains potential energy which transforms into kinetic energy when it comes down through tap or something। ठीक है, ये और इसमें थर्ड एग्जांपल हो सकता है ऐसे द केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सेल ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा कोई भी एग्जांपल हम देख सकते हैं। इसमें हर सिस्टम इनको यूज़ कर रहा है, तो हर सिस्टम में इसके एग्जांपल न्यूमरस एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने जैसे बताया था पहले, काइनेटिक एनर्जी का कोई टाइप नहीं होता, उसका एक ही फॉर्मूला है, एक ही मीनिंग है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है ऑन डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो उन सारे फोर्सेस के लिए डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हम इनमें से दो पर्टिकुलर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है सम टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम दो स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करने वाले हैं, दो टाइप्स की। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है, हम जो यहाँ पे फोर्स ले रहे हैं वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसके रेस्पेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके अगेंस्ट जो हम वर्क करते हैं उससे एनर्जी वो स्टोर होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे इसको डिफाइन करना है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, gravitational potential energy of a body is the energy possessed by
the virtue of its height, by the virtue of its height from the ground, with respect to ground. तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, क्या पोजीशन पर है बॉडी, उसके हिसाब से इसकी एनर्जी डिसाइड होती है. और इसका फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं. सपोज़ एक बॉल है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, और ये बॉल यहाँ पे एच हाइट पर है. तो इस बॉल को हमने एच हाइट पर जब लेके गए होंगे तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया होगा. तो यहाँ पे फोर्स है हमारा mg और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे h है. तो वर्क डन निकालना पड़ेगा हमें एनर्जी निकालने के लिए. दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू यूजी. यूजी स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स है यहाँ पे mg और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे h, और यहाँ पे एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है तो cos 0 1 हो गया. तो वर्क डन या इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh. ये mgh फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर स्मॉलर हाइट्स. ये स्मॉलर हाइट्स के लिए एप्लीकेबल है. एक जो इसका जनरल फॉर्मूला है, अगर हम ज़्यादा बड़ी हाइट्स की बात करते हैं तो थोड़ा चेंज आएगा इसमें, और वो फॉर्मूला ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा तो वहाँ पे हम इसको भी पढ़ेंगे. और इसमें एक कन्फ्यूजन रहता है तो मैं स्टार्टिंग में अभी बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल में फॉर्मूला आएगा वो जनरल फॉर्मूला है, यानी वो मोर करेक्ट फॉर्मूला है. ये उसका एक स्पेसिफिक वर्जन है. तो ये फॉर्मूला सिर्फ तब तक काम करता है जब तक हम बहुत स्मॉल हाइट्स की बात कर रहे हैं. तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. इसके बाद दूसरी टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे. इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग by associated with its state of compression or expansion. compression और expansion. तो ये बेसिकली उसके शेप में चेंज शो कर रहा है, और वो ये जो चेंज है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है वहाँ पे, जो हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. अब इसका एक उसका फॉर्मूला ड्राइव करके देखते हैं. सो फॉर्मूले के लिए सपोज़ हमारे पास एक स्प्रिंग है और इसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है यहाँ तक. ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया होगा, ये अप्लाइड फोर्स, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा होगा. सपोज़ इसकी मीन पोजीशन है यहाँ पर और इनिशियल पोजीशन है यहाँ पर और फाइनल पोजीशन है ये. तो हमेशा जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन मेज़र होता है एक स्प्रिंग के अंदर वो मीन पोजीशन से मेज़र होता है हमेशा. तो ये एक्स इनिशियल है, सपोज़ इनिशियल एक्सटेंशन, और ये एक्स फाइनल है, फाइनल एक्सटेंशन. ठीक है, और हमें पता है दैट स्प्रिंग फोर्स इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्स इज़ एक्सटेंशन और कंप्रेशन. के इज़ स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, इसके बारे में पिछले चैप्टर्स में बात कर चुके हैं. एक्स इज़ एक्सटेंशन और कंप्रेशन. ठीक है, और फोर्स हमें पता है, और वर्क डन निकालते हैं क्योंकि एनर्जी के लिए वर्क डन चाहिए होता है बेसिकली. तो यू एस इक्वल्स टू, यू एस का मतलब है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होगा, अगर हम अप्लाइड फोर्स के लिए निकालें वर्क डन तो वो पॉजिटिव आएगा और स्प्रिंग फोर्स के लिए नेगेटिव आएगा. तो हमें स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे पता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स का जो नेगेटिव है वो अप्लाइड फोर्स होगा. तो अप्लाइड फोर्स यहाँ पे हो जाएगा के एक्स, नेगेटिव साइन हट जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में. सो डब्ल्यू इक्वल्स टू आना चाहिए अप्लाइड फोर्स इंटू डी एक्स. सो ये हो गया के एक्स डी एक्स, और लिमिट इसकी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल. के कांस्टेंट होता है स्प्रिंग, गिवन स्प्रिंग के लिए, तो के बाहर आ गया, अंदर एक्स डी एक्स बचा. एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट्स आर एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल. आफ्टर प्लेसिंग द लिमिट्स वी विल गेट यू एस इक्वल्स टू हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर. ये यू एस आ जाएगा. एंड इफ़ तो ये बेसिकली जो यूएस निकाला हमने, ये डेल्टा यूएस है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है.
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, एंड इफ एक्स इनिशियल वाज मीन पोजीशन हैंस 0, देन यूएस विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर, सपोज एक्स फाइनल इज एक्स। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। वैसे हमने ये लास्ट चैप्टर में भी देखा हुआ है, ये फॉर्मूला में यहाँ पे याद करना है। ओके, इसके बाद एक थर्ड टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो कि बिल्कुल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की तरह है, उसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उससे रिलेटेड एक आगे चैप्टर में टॉपिक आएगा पूरा, तो वहाँ पे उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं यहाँ पे बस उसका नाम बता देता हूँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की तरह है। इसमें हम रबर बैंड का एग्जांपल ले सकते हैं। जब किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का हम शेप चेंज करते हैं, तो उसके शेप चेंज करने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रबर बैंड को हम एक्सटेंड करके उसके अंदर उससे वर्क करा सकते हैं कोई। जब भी हम उसे एक्सटेंड करते हैं और रिलीज़ करते हैं तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है जिससे वो स्नैप होती है। सो जब उसको हमने एक्सटेंड किया है तो हमारा जो वर्क डन है उसके अंदर स्टोर हो गया है शेप चेंज करने की वजह से, और वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू द शेप चेंज इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से हो सकती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी by virtue of its changed shape, ठीक है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इसी का टाइप है एक, तो यही सेम फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी लग सकता है, और डिटेल में इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। एक सॉलिड चैप्टर आएगा, उसमें पूरा हमें डिटेल में इलास्टिसिटी के बारे में बात करना है। ओके, तो ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो एक बार देख लेते हैं। सो जैसे कि मैक्सिमम, मैं यहाँ पे स्टार बना के पॉइंट लिख देता हूँ, इफ़ वी एम इज़ मैक्सिमम स्पीड related to spring and xm is maximum compression / extension in the spring then यहाँ पे हम एनर्जी को बैलेंस करके हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर देंगे पोटेंशियल स्प्रिंग एनर्जी विच इज़ हाफ के एक्स एम स्क्वायर। तो यहाँ से वी एम का फॉर्मूला आ जाएगा √k/m × XM। इस टॉपिक पर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको याद रखना है। और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की है, सपोज हम एक पर्टिकुलर केस ले रहे हैं जहाँ पे ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, एक्सटेंड किया था सपोज यहाँ तक, और इससे एक ब्लॉक अटैच था जिसका मास m है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड 0 होगी। इसके बारे में डिटेल से हम एक लास्ट चैप्टर में बात करेंगे, इस सिलेबस के लास्ट चैप्टर में, विच इज़ वेव्स एंड ऑसिलेशन, SHM, वहाँ पर आएगा ये। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली बता रहा हूँ। तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन किया तो बॉडी रुक गई, V0 है, और जब ये फिर हम छोड़ेंगे इसे तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो अभी इसके अंदर स्टोर्ड है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और ये ब्लॉक कंप्रेस करने लगेगा। जब ये यहाँ पर रीच करेगा मीन पोजीशन पर तब इसका एक्सटेंशन 0 हो जाएगा और स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि एक्सटेंशन हमें शो कर रहा है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और स्पीड हमें शो कर रही है काइनेटिक एनर्जी। तो और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों कांस्टेंट होते हैं, उनका एडिशन कांस्टेंट होता है। तो अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी, अगर एक चीज़ मिनिमम होगी तो दूसरी चीज़ मैक्सिमम हो जाएगी। तो जब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। दैट मीन्स जब XM 0 हो गया तब V मैक्सिमम हो गया। इसका हम एक ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सपोज, और हाँ, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ये कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम डिस्टेंस के साथ टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाएं और टोटल एनर्जी होगी कितनी, हाफ के XM स्क्वायर या हाफ m VM स्क्वायर, ये होगी टोटल एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट के साथ
ये डिस्प्लेसमेंट है दिस साइड एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी लेते हैं हम पहले, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। टोटल एनर्जी का ग्राफ विल बी दिस स्ट्रेट लाइन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड इट इज़ इक्वल्स टू दिस, ठीक है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी का और ये है यहाँ पे मीन पोजीशन शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन 0 है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ऑब्वियसली दोनों के रिलेशन में देखो, जैसे यूएस के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, यूएस इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यूएस प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ इसका पैराबोलिक होगा, रिलेशन से हमें दिख रहा है। और इसका जो माउथ होगा वो कम पावर की साइड यानी एनर्जी की साइड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी जब एक्सटेंशन 0 है, एक्सटेंशन जब 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा, माउथ इसका एनर्जी की साइड और ऐसे ही नेगेटिव साइड में। तो ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन जाएगा। मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ पर ये फिर मैक्सिमम की तरफ रीच करेगी। और इसका उल्टा बनेगा फिर ग्राफ किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी के लिए। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 है तब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तब काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो यहाँ पर ये इसका अपोजिट ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी के लिए और ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी के लिए। इन तीनों ग्राफ को एक ध्यान से आप स्टडी करोगे तो सारी चीज़ें इसके रिलेशन जो हैं वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो देख लिए हैं। और इस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ स्टील वायर increases by 0.5 centimeter, increases by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 kg, full stop. Calculate force constant of the wire and work done in stretching the wire full stop. Take g equals to 10 meter per second square. ओके, ट्राई करते हैं इसे। लेंथ ऑफ स्टील वायर इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये एक्सटेंशन दिया हुआ है, एक्सटेंशन का मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो 0.5 डिवाइड बाय 100 मीटर ये एक्सटेंशन है। इट इज़ लोडेड विद वेट ऑफ 5 kg, तो ये मास दिया हुआ है 5 kg। और फोर्स कांस्टेंट ऑफ द वायर हमें निकालना है, जी की वैल्यू ये दी हुई है। ओके, तो वी ऑलरेडी नो फोर्स का फॉर्मूला होता है kx, और फोर्स, हाँ के की वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स हमें पता है। फोर्स, हाँ ठीक है, फोर्स इसका क्या होगा, स्टील लेंथ और स्टील वायर लोडेड, हाँ तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होगा। ये 5 kg से एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे mg इस तरफ फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स या इलास्टिक फोर्स लगेगा। सो ये mg के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से k इक्वल्स टू आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय x। m की वैल्यू है 5 kg, g की वैल्यू 10 और x की वैल्यू है 0.5 इंटू डिवाइड बाय 100, सॉरी। तो ये हो गया यहाँ से 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर मीटर, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया फोर्स कांस्टेंट। अब हमें निकालना है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो वर्क डन का मतलब है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ के की वैल्यू 10 टू द पावर 4, एक्स की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाय 100 इन का स्क्वायर, तो 1/2 10 टू द पावर 4, 0.25 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 से 10 टू द पावर 4 कैंसिल आउट, ये हो गया 1/8।
यानी 0.125 जूल्स। ये यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा इस केस का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम सबने पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में। उसी टाइप से मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व होती है, और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है बेसिकली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी गिवन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, यानी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड एंड कांस्टेंट। तो यही है बस स्टेटमेंट इसका। द टोटलिटी ऑफ kinetic energy and potential energy of an isolated system is always constant. Always constant. यानी total mechanical energy equals to kinetic energy plus potential energy equals to constant. सिर्फ ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन है। इसको हम इसका एक प्रूफ पूछा जा सकता है। इसका एक प्रूफ करके देखते हैं। इसी के साथ डेरिवेशन में पार्ट है उसका। प्रूफ और इलस्ट्रेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसके लिए हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जांपल लिया है, और एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक बॉल है m मास की, जिसको हमने h हाइट से ड्रॉप किया। तो इस पूरे सिस्टम में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। और ये ग्राउंड का पॉइंट है, और बीच में कोई रैंडम पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये एक तीसरा पॉइंट है। तो तीनों पॉइंट पर एनर्जी अगर इक्वल आ रही है तो हम शो कर सकते हैं दैट मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम की कांस्टेंट बनी हुई है, हेंस मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज ट्रू। तो यहाँ से ट्राई करके देखते हैं। हाइट इसकी है ग्राउंड से h, सपोज कैपिटल H, और ये डिस्टेंस है सपोज x। मास m हमें दिया हुआ है, इसे हमने यहाँ से ड्रॉप किया है, तो इसका मतलब u यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स पे हमें एनर्जी शो करनी है। अगर वो एनर्जी इक्वल आ रही है दैट मीन्स द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज ट्रू। सो फॉर पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए के लिए बात करते हैं। फॉर पॉइंट ए, मैकेनिकल एनर्जी टोटल एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। और क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 है तो हाफ एम यू स्क्वायर ये 0 हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो हाइट ऑफ ए पॉइंट हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ से, कैपिटल एच है, तो ये आ गया यहाँ से एम जी कैपिटल एच, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर पॉइंट सी, पॉइंट सी के लिए पहले बात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ई सी इक्वल्स टू के सी प्लस यू सी। तो के सी का मतलब हुआ हाफ एम स्पीड ऑफ सी पॉइंट, तो वो सपोज वी सी है स्क्वायर, प्लस एम जी हाइट ऑफ सी पॉइंट। अब सी पॉइंट ग्राउंड पर है तो उसकी हाइट 0 होगी ऑब्वियसली, हाइट ऑफ सी पॉइंट इज 0। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन between point A and C। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ए और सी के बीच में ये ग्रेविटेशनल के लिए हो जाएगा वी सी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS की वैल्यू h। तो u यहाँ पे 0 है, तो वी सी स्क्वायर यहाँ से आ गया 2GH। अब ये SC की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, और वी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर, जिससे अपने पास आ जाएगा ई सी इक्वल्स टू हाफ एम 2GH। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस 0, तो ये हो गया MGH, इक्वेशन नंबर, हाँ और सॉरी ये कैपिटल H है, कैपिटल H। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सी पॉइंट की एनर्जी आ गई। नाउ फॉर पॉइंट बी, for point B, energy at B point total equals to kinetic energy at B point and potential energy at B point। so ये हो जाएगा हाफ m speed at B point
प्लस हाइट ऑफ बी पॉइंट। तो अब डायग्राम में देखते हैं, हाइट ऑफ बी पॉइंट तो हमें क्लियरली दिख रही है, ये है h माइनस एक्स, कैपिटल H माइनस एक्स, और बी पॉइंट की स्पीड है वी बी। इसको निकालने के लिए हम फिर से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी, तो वो लगेगी वी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और उन दोनों के बीच का बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है x, तो 2gx, u की वैल्यू 0, तो यहाँ से वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2gx, और h हाइट ऑफ बी पॉइंट हमने देखा था h माइनस एक्स आ रहा था, ये दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो बी पॉइंट की एनर्जी आ जाएगी हाफ m वी बी स्क्वायर की वैल्यू 2gx प्लस mg h माइनस एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो गया mgx, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, mg कैपिटल H माइनस mgx कैंसिल आउट, ई बी इक्वल्स टू हमारे पास आ गया यहाँ से mg इंटू कैपिटल H, इक्वेशन नंबर 3। और तीनों इक्वेशन से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट ई ए इज इक्वल्स टू ई बी इज इक्वल्स टू ई सी, हैंस मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ से ये मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन प्रूव कर दिया है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हमें इस डेरिवेशन का ग्राफ भी ड्रॉ करना हो तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है इस डेरिवेशन के लिए बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोजीशन, तो यहाँ पे एनर्जी और पोजीशन के बीच में ये रिलेशन है, यानी U प्रोपोर्शनल टू H, क्योंकि मास और ग्रेविटी कांस्टेंट है फॉर नियर हाइट्स, तो इसके लिए हमें बनाना है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ, और जैसे हमने स्प्रिंग के लिए बनाया था। अब टोटल एनर्जी तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है और इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। जैसे कि स्प्रिंग एनर्जी के लिए हमने जब ग्राफ बनाया था तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का भी पैराबोला था, तो काइनेटिक एनर्जी का भी पैराबोला था, वो सिमिलर होता है। ओके, तो यहाँ पे एक साइड है वाई एक्सिस की साइड है एनर्जी और एक्स एक्सिस की साइड है हाइट यानी पोजीशन, पोजीशन यानी हाइट, ठीक है, और इस साइड है एनर्जी। तो जब हम टोटल एनर्जी का बनाएंगे तो टोटल एनर्जी का ग्राफ हमारा स्ट्रेट कांस्टेंट रहेगा, ये टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी और हाईएस्ट वैल्यू पर रीच कर जाएगी, तो ग्राफ ये यहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है। और इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mg कैपिटल H। इसके अलावा अगर हम बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी यानी लोएस्ट पॉइंट पर, और फिर वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते 0 हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो ये यहाँ पर टोटल एनर्जी E, ये पोटेंशियल एनर्जी UG, और ये काइनेटिक एनर्जी K, इन तीनों के बीच का ग्राफ हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो डेरिवेशन किया है ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का प्रूफ है, ये हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी के टाइप 2 होते हैं, लेकिन जनरली एनर्जी के जो फॉर्म्स हैं वो कई सारे हो सकते हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कई सारे टाइप हो सकते हैं। तो हमें उन टाइप के बारे में थोड़ा बहुत लिखने को आ सकता है, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, यानी एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, कहाँ पे वो होता है, ये थोड़ा बहुत हमें लिखने को पूछा जा सकता है। तो एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। फर्स्ट, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी
तो केमिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी किससे आती है, केमिकल रिएक्शन से आती है ऑब्वियसली। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, इट इज़ द एनर्जी related to chemical reactions and it is produced while making or breaking of chemical bonds। जब केमिकल बॉन्ड्स बनते या टूटते हैं तब ये एनर्जी रिलीज होती है ऑफ